नमस्कार सभी यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस यूपी के जो आरओ की एग्ज़ाम होने वाला है, यूपीपीसीएस का मेंस होने वाला है, उसके साथ साथ जो है जो यूपीपीसीएस का प्री है 2025 का अक्टूबर में लगा है। रेलवे की ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, उसके साथ साथ जो है सीआईएसएफ की भी वैकेंसी आ गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी होना है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर जो है इस क्लास में हम लोग इंडेक्स एंड रैंकिंग का सेकंड पार्ट जो है वो कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विभिन्न सूचकांकों में भारत का स्थान। ग्लोबल हंगर इंडेक्स भुखमरी सूचकांक, वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024, वर्ल्ड हंगर हाइव, इसके द्वारा ये जारी किया जाता रहा है। 1962 में ये संस्था जो है जर्मन ब्रांच है और ये एक एनजीओ मान लीजिए आप। और तब उस समय जो है ये फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन, ये कैंपेन चलाई गई थी इसके द्वारा, और ये जर्मनी की संस्था है। हंगर कैंपेन, ये फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन ही चलाई गई थी। और इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स में कितनी है? 105 रैंक है, स्कोर 27.3 है। कुपोषण के शिकार बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, प्रॉपरली पोषण उनको नहीं मिलता है, ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में ऐसा देखा गया है। तो उसी को लेकर के इस रिपोर्ट के बारे में बात कही गई है। इंडिया को सीरियस हंगर क्राइसिस में रखा गया है। तो 127 कंट्रीज़ में हाईलाइटिंग अ सीरियस हंगर क्राइसिस ड्राइवन बाय ऑन गोइंग चैलेंज फॉर फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी के लिए, यानी कि जो फूड है वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, और साथ साथ जो है माल न्यूट्रिशन कहने का मतलब ही कुपोषण है, ठीक है। तो इसके लिए जो है इंडिया की स्पेसिफिक फाइंडिंग्स में 2024 में स्कोर जो था 27.3 रहा था, और तब से अभी तक इसकी रिपोर्ट, नेक्स्ट रिपोर्ट 2025 की नहीं आई है। 2024 की रिपोर्ट में 27.3 सीरियस स्लाइटली इम्प्रूव हुआ था 2023 से। 28.7 जो स्कोर है इससे 27.3 स्कोर आया है। जितना कम स्कोर होगा उतना रैंकिंग अच्छी होगी इसमें। अंडर नॉरिश्ड चिल्ड्रन मतलब कुपोषित बच्चे। कुपोषित बच्चे कितने हैं? 13.7%। उसके बाद जो है स्टंटेड चिल्ड्रन मतलब बौने बच्चे हैं 35.5%। फिर वास्टेड चिल्ड्रन का मतलब है कि जो कुपोषण होता है उससे भी दयनीय दशा जो होती है, यानी बिल्कुल शक्तिहीन बच्चे होते हैं, तो उनको जो है उनको 18.7% उनका है, ये हाईएस्ट हैं, सबसे ज़्यादा हैं इस तरह के बच्चे। और चाइल्ड मोर्टलिटी रेट, बच्चों का जो मृत्यु दर है वो 2.9% इसके हिसाब से आंकी गई है। लोएस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंकिंग जो है वो सोमालिया की है, फिर यमन है, चाड है, मेडागास्कर है, उसके बाद कॉन्गो है। ज़्यादातर जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। तो हमें याद रखना है कि 105 रैंकिंग जो है ये इंडिया की रैंकिंग है, और इसका स्कोर जो है 27.3 रहा है। नेक्स्ट आते हैं रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में जो है इंडिया की रैंकिंग 2024 में 79th पोजीशन रही है 142 कंट्रीज़ में। तो 2024 में 79th रैंकिंग 142 कंट्रीज़ में। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है उसके हिसाब से रूल ऑफ लॉ इंडेक्स निकाला गया है। तो ये एक प्रोजेक्ट है। तो रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है न्याय का अधिनियम, या फिर कह सकते हैं हम कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसा कि हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में दिया गया है, 12 अनुच्छेद से लेकर के 35 अनुच्छेद तक, और जो 14 से लेकर 18 तक जो फंडामेंटल राइट आते हैं उसमें जो है विधि के सम्मत समानता या विधि का शासन कह सकते हैं हम। तो उसी को लेकर के ये जो है रूल ऑफ लॉ का जो ये इंडेक्स जारी किया गया है। तो वर्ल्ड जस्टिस रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज अ लीडिंग सोर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डाटा ऑन द रूल ऑफ लॉ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट डाटा है एक,
और ये 8 फैक्टर हैं जिस पर ये रूल ऑफ लॉ काम करता है। इसमें से क्या पहला है, एब्सेंस ऑफ करप्शन, यानी भ्रष्टाचार का जो लेवल है उसको लेकर के है। दूसरा जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार। और तीसरा है सिविल जस्टिस, कह सकते हैं नागरिक न्याय। ठीक है, तो टॉप 5 कंट्रीज़ जो है उनमें डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे नॉर्वे है, थर्ड पोजीशन पे फिनलैंड है, चौथे पे स्वीडन है और पांचवे पे जर्मनी है। बॉटम 5 कंट्रीज़ की बात करें जिसका स्तर जो है सो इसमें जो है सबसे लोएस्ट रैंकिंग आई है वो वेनेजुएला की है, फिर कंबोडिया की, अफ़गानिस्तान की, हैती की और फिर म्यांमार की। तो ओपेक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ बोला जाता है, जो जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो सभी ओपेक के मेंबर हैं। उसके साथ साथ जो है केवल वेनेजुएला जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है ये ओपेक का मेंबर है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो उसके अलावा कंबोडिया, अफ़गानिस्तान की बात हमने बताई। तीसरा लास्ट से जो तीसरा नंबर अफ़गानिस्तान का है, फिर हैती का है, फिर म्यांमार का है। कंट्रीज़ दैट इम्प्रूव देयर रूल ऑफ लॉ स्कोर मोस्ट फ्रॉम 23 से 24 के जो रैंक है 2023 से 2024 की रैंक, उसमें जिन्होंने सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया है उसमें पोलैंड है, वियतनाम है और श्रीलंका है। याद रखिएगा श्रीलंका भी उनमें शामिल है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024। तो नवाचार सूचकांक, इसमें ये रिलीज़ किया जाता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये वीपो के द्वारा जारी किया जाता है। और ये जो है 80 इंडिकेटर्स हैं, इसके 80 इंडिकेटर्स हैं इनोवेशन को मेज़र करने के लिए, जिसमें एजुकेशन है, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना विकास, पॉलिसी, इन्वायरमेंट को लेकर के जो है ये भी शामिल किया गया है, पर्यावरण को, और उसका बाद नॉलेज क्रिएशन जो है कितनी शिक्षा का स्तर या फिर कह सकते हैं ज्ञान का संवर्धन जो है, या कितना ज्ञान जो है के क्षेत्र में भी उसको इसको वीपो के द्वारा जो है ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है ना। तो GII also helps to monitor performance and compare economies within the same region और income group, जो कि सेम रीजन में है या फिर सेम इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं। तो इंडिया की रैंक जो है 39th है, 133 इकोनॉमीज़ में, और टॉप रैंकर्स में स्विट्ज़रलैंड का स्थान पहला है, फिर स्वीडन है, फिर USA है, सिंगापुर है और फिर UK है। तो 39 पोजीशन है इंडिया की, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024। ये हेरिटेज फाउंडेशन एंड वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंक जो है वो 84 है 165 कंट्रीज़ में, 87 जो थी वो पिछले साल थी 2023 में। टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ में इसमें सिंगापुर है, स्विट्ज़रलैंड है, आयरलैंड है, फिर ताइवान है और न्यूजीलैंड है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा ये जो है रिलीज़ किया जाता है ये प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग 159 है 180 कंट्री में। टॉप रैंकिंग में नॉर्वे है, फिर डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर नीदरलैंड है, एंड द लास्ट उसके बाद 5वां नंबर जो है फिनलैंड का है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। देखिए ये ज़रूर जान लीजिए कि किस संस्था के द्वारा कौन सा इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है, ये भी पूछा जाता है ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 129th रही है, 64.1 स्कोर है इंडिया का 146 कंट्रीज़ में। और इंडिया इकोनॉमिक पैरिटी स्टूड एट 39.8%। पैरिटी इन द सेंस वी कैन से दैट कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वलिटी को ये दर्शाता है। अगर 100 रुपीज़ मान लीजिए एक मैन का जो है कमाता है तो अर्न करता है, तो उसके हिसाब से जो है 39.8 जो है वो वुमेन की बात करी गई है। तो दिस रिपोर्ट आल्सो नोटेड दैट इंडिया हैज़ क्लोज्ड 64.1% इन इट्स जेंडर गैप। तो जेंडर गैप का जो करेंटली स्कोर है तो वो 64.1% है।
although no country has yet achieved full gender parity. कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसमें फुल जेंडर पैरिटी हो, यानी समान कह सकते हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन, जो हम लोग का नीति निषेध तत्व भी है। तो उसमें जो ये है कि पुरुष की और महिला की जो वेतन होना चाहिए या जो अर्निंग होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जिसकी अर्निंग जो है वो बराबर है महिला और पुरुष की। तो उसके बावजूद भी टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं उसमें आइसलैंड आता है, फिर नॉर्वे, फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड, फिर स्वीडन आता है। आइसलैंड की फर्स्ट रैंक है और जो कि 93.5% इसका स्कोर है। कहने का मतलब है 93.5 रुपीज़। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के को लेकर के अगर हम कहें कि 93.5 रुपीज़ जो है वो महिलाओं की अर्निंग है और पुरुष की 100 अर्निंग को लेकर के बात करेंगे तो ऐसे में आइसलैंड की जो रैंकिंग है वो बहुत अच्छी है, 93.5% है। यानी जो कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण या महिलाओं को बराबर का दर्जा दिए जाने में आइसलैंड का फर्स्ट पोजीशन है। फिर सेकंड है कि जो है 90% जेंडर गैप में ये है, इनका मोर देन 90% जेंडर गैप है। नेक्स्ट आते हैं AI रेडिनेस इंडेक्स। AI रेडिनेस इंडेक्स 2024 ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये इसके बारे ये संस्था जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है भुगतान संतुलन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कभी भी कोई लोन कई कंट्री नहीं लेता है। ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है और जब भी कभी भुगतान संतुलन, यानी कहने का मतलब है निर्यात और आयात के बीच में ट्रेड्स होता है, ट्रेड में, व्यापार में, तो एक तो होता है कि वस्तुओं का और एक सेवाओं का। तो ये दो चीज़ों का, तो ट्रेड में बैलेंस ऑफ ट्रेड कहने का मतलब है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में जो वस्तुएं होती हैं उनको जो है एक उसका खाता जो है बनाया जाता है। तो वहाँ पे जो नोट होती हैं तो वो ट्रेड में होती हैं, तो वस्तुओं की रात होती है। फिर आती है सर्विसेज का भी होता है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं सर्विसेज अगर इंक्लूड हो जाता है। तो यहाँ पर बात आती है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के केस में, जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट किसी देश का जो है गड़बड़ होता है, तब उस केस में IMF के द्वारा ही ऋण दिया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये विच ट्रैक्स 174 इकोनॉमीज ग्लोबली AI रेडीनेस। तो AI रेडीनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं उनमें 174 कंट्रीज़ या इकोनॉमीज़ को ग्लोबली देखा गया और उसमें इंडिया की रैंक जो है 72 आई, यानी 0.49 स्कोर रहा। और AI के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर हैं और कहा जाता है कि आने वाले समय में इंडिया में और ज़्यादा जो है कंज्यूमर बढ़ेंगे और AI के जितने भी टूल्स हैं उनका यूज़ इंडिया सबसे ज़्यादा कर रहा है। उसी प्रकार से जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है या फिर 5G है, तो उसका भी यूज़ जो है, मोबाइल फ़ोन्स का भी यूज़ सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता है। तो टोटल 72 रैंकिंग है 174 कंट्री में। टॉप रैंकिंग में सिंगापुर है, 0.80 स्कोर है। उसके बाद डेनमार्क है, 0.78 स्कोर है। फिर USA है, 0.77 स्कोर है। लोएस्ट कंट्री देखी जाए कि लोएस्ट रैंकिंग वाली कंट्री जो हैं वो साउथ सूडान है, दक्षिणी सूडान, फिर अफ़गानिस्तान और उसके बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग इंडेक्स। इसमें ये 2024 ये IMD के द्वारा जारी किया जाता है। इंडिया की रैंकिंग जो है वो 52 थी 2022 में और हर 2 साल में ये निकाला जाता है, ये रिलीज़ किया जाता है IMD के द्वारा। और 58th पोजीशन जो है ये 2024 में रही और इंडिया का स्कोर जो है वो 18 से 25 ये ड्रॉप हुआ है। तो 58 रैंक
एक तरह से गिरी है, रैंक 52 थी पहले 2022 में और अब जो है 25 हो गई है। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट की अगर इंडिया की बात करें तो इसका स्कोर जो है ड्रॉप किया है। इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट में 61 2022 में था और 66 हो गया है, यानी इसमें भी 5 अंकों की गिरावट देखी गई है। टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पे है, फिर सिंगापुर है, लग्जमबर्ग है, स्वीडन है और डेनमार्क है। नेक्स्ट आते हैं साइबर क्राइम इंडेक्स 2024। तो ये जो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें साइबर क्राइम हॉटस्पॉट स्थल जो हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट स्थल जो कि साइबर क्राइम जहाँ पर हो सकता है। साइबर क्राइम कहने का मतलब है कि इंटरनेट के ज़रिए जो है, जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया या शेयर बाज़ार मार्केट्स में ट्रांजैक्शन हो गया, या मान लीजिए UPI के द्वारा ट्रांजैक्शंस होता है सबसे ज़्यादा आजकल और उसका इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा ट्रांजैक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि किसी प्रकार से आपका अकाउंट नंबर हैक हो जाना या फिर जो है OTP मांग कर जो है किसी प्रकार से या फिर आधार सीडिंग होने के बावजूद जो है अकाउंट से जो है पैसे ट्रांसफ़र हो जाते हैं बड़ी आसानी के साथ, और इसको ही जो है साइबर थ्रेट के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें ग्लोबल रीच जो है साइबर थ्रेट्स की, वो किस कंट्री की सबसे ज़्यादा है, उसके हिसाब से इसको साइबर क्राइम इंडेक्स को जारी किया गया है। तो इंडिया की रैंकिंग जो है 10th है, 98.49 इसका स्कोर है 100 में, यानी इंडिया में जो साइबर क्राइम है वो सबसे ज़्यादा पनप रहा है और सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम मौजूद है। अब चूंकि 80% ट्रांजेक्शन्स जो हैं इंडिया के वो UPI बेस्ड होते हैं, और उसके बाद फिर इंटरनेट बैंकिंग का नाम आता है, और उसके बाद फिर अन्य सोर्सेज होते हैं जिसके द्वारा ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। इंडिया इज़ अ मेजर टारगेट फॉर इनक्रिप्टेड साइबर अटैक्स। तो जितने भी मेजर टारगेट हैं उसके लिए इंडिया जो है इनक्रिप्टेड साइबर अटैक्स के लिए सबसे मेजर टारगेट माना गया है। और रैंकिंग जो है इसकी सेकंड है ग्लोबली। टॉप रैंकिंग में रशिया है, यूक्रेन है, चाइना है, USA है, फिर रोमानिया है। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है इसको। ETI provides a numerical value for how well a country is doing in transition and renewable energy. तो इट आल्सो हेल्प्स इन डेवलपिंग एनर्जी ट्रांजिशन रोड मैप्स। उसके साथ साथ इसमें यह भी है कि रिन्यूएबल एनर्जी, मान लीजिए सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में, या अन्य टाइडल एनर्जी है, तो इन क्षेत्रों में किस तरीके से तो बिजली का उत्पादन करने में रिन्यूएबल सोर्सेज का जो है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए ऐसा। तो इसके हिसाब से जो है इंडिया की रैंकिंग है वो 63 है 120 कंट्रीज़ में, और 2023 में ये 67 थी। तो एनर्जी इक्विटी में इंडिया जो है आगे आया है। तो इक्विटी इन द सेंस वी कैन से दैट कि जितनी हम कोल बेस्ड एनर्जी का प्रयोग करते हैं बिजली बनाने में, उतनी ही लगभग हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का भी प्रयोग कर पा रहे हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का भी प्रयोग कर पा रहे हैं। सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के है, पर्यावरण सुरक्षा मेनली जो प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट है उसको लेकर के, और सस्टेनेबिलिटी पर्टिकुलरली इन द सेंस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी जो है वो भी होनी चाहिए, यानी पर्यावरण का जो दोहन है वो नहीं होना चाहिए। पर्यावरण को में जो है उसको बनाए रखने के लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बनाए रखने के लिए जो सस्टेनेबिलिटी है उसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को इम्पोर्टेंट माना गया है। टॉप रैंक्ड कंट्रीज़ जो हैं वो कौन है? स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है और फिर फ्रांस है। तो स्वीडन आप याद रखिएगा, फर्स्ट पोजीशन पे स्वीडन है। नेक्स्ट आते हैं ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये भी जारी किया जाता है। 39th रैंक है इंडिया की 119 कंट्रीज़ में। इंडिया जो है लोअर मिडिल इनकम नेशन है, इसके हिसाब से अलग अलग कैटेगराइज किया गया है, जिसमें इंडिया को लोअर मिडिल इनकम ग्रेड में रखा गया है। और उसमें जो है
जो इंडिया की रैंकिंग है वो सेकंड है। तो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल जो है वो भी जुलाई 2024 में 7,76,110 आय का आंकड़ा जुलाई 2024 में मिला है कि इतने जो है विदेशी सैलानी या विदेशी जो घूमने आते हैं वो लोग जो है 7,76,110 रहे हैं, और जो कि जुलाई 2023 में 7,86,486 थे, यानी कि इसकी भी रैंकिंग एक तरह से गिरी है इंडिया को लेकर के। तो इंडिया इज़ हाईली प्राइस कम्पिटिटिव 18th जो प्राइस कम्पिटिटिव में, और कम्पिटिटिव एयर ट्रांसपोर्ट में 26th, और ग्राउंड एंड पोर्ट में 25, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, ग्राउंड एंड पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25th। टॉप रैंकिंग कंट्रीज़ में यूएसए है, फिर स्पेन है, फिर जापान है, फ्रांस है और ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। ये है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये एक्चुअली क्या है कि पहला तो है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एजुकेशन हो गया या इनकम हो गया, इन्हीं तीन सोर्सेज पर, इनकम और एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन तीन पर जो है ये केंद्रित रहता है। ये ज्योमेट्रिक मीन निकाली जाती है इसको लेकर के। तो HDI इज़ बेसिकली क्या है, एक ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द 3 नॉर्मलाइज्ड इंडिसेस। तो 3 इंडेक्स कौन से हैं? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, ठीक है, दूसरा एजुकेशन शिक्षा, और तीसरा इनकम पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय और को भी इसमें जो है शामिल किया जाता है। 23-24 की रिपोर्ट के द्वारा जो है इसकी इंडिया की रैंकिंग 134th रही है, 0.644 स्कोर रहा है इंडिया का 193 कंट्रीज़ में। टॉप कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पोजीशन पे है, फिर नॉर्वे है, आइसलैंड है, हांगकांग में इसमें चाइना का SAR दे रखा है। इसका कहने का मतलब ये है कि वो कंट्रीज़ जो या वो क्षेत्र जो कि चाइना के पावर में हैं, यानी चाइना का रूल जो है वहाँ पर चलता है। तो ऐसे इसमें इसको लेकर के ये हांगकांग हो गया, इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद में फिर डेनमार्क आता है। तो टॉप रैंक किसकी है? स्विट्ज़रलैंड की, फिर नॉर्वे, फिर आइसलैंड की है। लास्ट रैंकिंग में सोमालिया है, उसके बाद फिर साउथ सूडान है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, 4 है, और फिर नाइजर है। तो सोमालिया जो है वो लास्ट रैंक है। नेक्स्ट आते हैं इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। ये जो है याले यूनिवर्सिटी है USA की, इसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है। इसके द्वारा जो है इसको आकलन किया जाता है इसमें इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस का, और इसमें कंट्री जो है टू वर्क टुगेदर। तो EPI इंडेक्स में क्या है कि नीड फॉर द कंट्रीज़ टू वर्क टुगेदर, इस तरह से सभी कंट्रीज़ को कार्य करना है, ऐसी जो रिक्वायरमेंट है, ऐसी नीड है जो कि क्लाइमेट चेंज को जो हो रही है उसको एक तरह से उसको रोक सके। कहने का मतलब है कि ज़्यादा कार्बन एमिशन से क्या होता है, उसके कारण से जो है, या फिर ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, या फिर कह सकते हैं कि ओजोन जो परत है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में, उसका किसी तरह से उसमें होल हो जाना, और दक्षिणी ध्रुव पर जो अंटार्कटिका है वहाँ पर बर्फ़ का पिघलना, और जितने भी सागर हैं या महासागर हैं उनका जो है लेवल है वो उनका लेवल का ऊपर आना, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसको लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक ये भी जो क्लाइमेट चेंज है ये एक पैरामीटर है। फिर उसके बाद दूसरा पैरामीटर है डाइवर्सिटी लॉस, बायोडाइवर्सिटी लॉस। ये कहने का मतलब है जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके क्षरण को, उसके लॉस को, उसको जो घट रही है उसको कैसे रोका जा सके, उसके लिए है। और तीसरा जो है सस्टेनेबिलिटी चैलेंजेस, यानी क्या क्या चैलेंजेस हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के, समावेशी विकास को लेकर के,
कि हम इन्वायरमेंट को बिना हार्म करते हुए जो है विकास कर पाएँ। तो इंडिया की रैंक इसमें 176 है, 27.6 इसकी जो स्कोर है इंडिया का 180 कंट्रीज़ में। इस्टोनिया इसमें टॉप फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और रिड्यूस्ड इट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशन, सबसे ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है 59% इन्होंने रिड्यूस किया है एस्टोनिया ने, और ये 1990 के स्तर से। टॉप रैंकिंग में इस्टोनिया के बाद फिर लग्जमबर्ग है, फिर जर्मनी है, फिनलैंड है और फिर यूके है। तो इस्टोनिया को लेकर के पिछले जो इसका जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें भी मैंने बताया था कि लाटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया इन तीनों को बाल्टिक राज्य का दर्जा दिया गया है। तो बाल्टिक राज्य ये कहे जाते हैं, एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो वैश्व शांति सूचकांक। तो इसमें ये जो है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक पीस IEP के द्वारा ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक जो है 116 रही है, स्कोर 2.319 रहा है। टॉप पीसफुल कंट्रीज़ में आइसलैंड आता है, आयरलैंड आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और उसके बाद जो है ऑस्ट्रिया, माफ़ कीजिएगा ऑस्ट्रिया है, फिर है न्यूजीलैंड, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड। लीस्ट पीस कंट्रीज़ में यमन है, सूडान, साउथ सूडान, उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, कॉन्गो, रशिया। तो यूक्रेन और रशिया का चूँकि वार चल रहा है इसलिए अशांत कंट्रीज़ को बोला गया है, और सबसे शांत कंट्री के में जो है वो आइसलैंड आता है टॉप पीस कंट्री में, पीसफुल में। आइसलैंड के बाद आयरलैंड आता है, फिर ऑस्ट्रिया आता है। इंडिया की रैंकिंग 116 है, इसको याद रखिएगा। तो ये सेकंड पार्ट हमने डिस्कस किया जो इंडेक्सेस और रैंकिंग का, कि डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या क्या रैंकिंग रही विद इंडिया आल्सो। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनसे मेरा यही कहना है कि जो भी वीडियो आपको दिए जाते हैं या जो भी वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, कृपया करके उसको शुरू से लेकर आखिर तक देखें, पहली बात। दूसरा, जो लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा ये आग्रह है कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो नया अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।